प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में भाव और भाव के कारक से संबंधित एक अद्भुत संख्या की बात लेकर के। बन के रहिएगा, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बेहद ही महत्वपूर्ण है ये। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। यहां कुछ भी नहीं लिखा है मैंने, सिर्फ एक लग्न बना दिया है, पर वस्तुतः आज का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। और इसमें आपको सबसे पहले यह देखना है प्रत्येक जन्म कुंडली के 12 भाव और प्रत्येक भाव से कई प्रकार के क्षेत्रों का विचार किया जाता है। जैसे लग्न आपके स्वास्थ्य और आपके दृष्टिकोण, आपके स्वभाव। जन्म कुंडली के दूसरे भाव से धन और खानदान का विचार किया जाता है, संबंधों का विचार किया जाता है, वाणी का। जन्म कुंडली के तीसरे भाव से उत्साह का विचार किया जाता है, ऊर्जा का और आपके पराक्रम का। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से सुख का विचार किया जाता है, संसाधन का विचार किया जाता है, अचल संपत्ति और चल संपत्ति का विचार किया जाता है। जन्म कुंडली के पंचम भाव से शिक्षा और सुख का विचार किया जाता है। प्रेम और उत्साह के साथ जीवन जीने के बाद व्यक्ति के पराक्रम के परिणाम का ये भाव होता है। जन्म कुंडली के छठे भाव से पंडित का, प्रतियोगिता का, रोग का, द्वेष का, प्रतियोगिता के बाद जीत का और नौकरी का विचार किया जाता है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव से दाम्पत्य का, गृहस्थ का, प्रत्येक दिन के आय का, मित्रता का, समाज का और दैनिक आय तो मैंने बताया है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव से दुख का विचार किया जाता है। सुख से यहां भी विचार किया जाता है, दुख भी यहीं से विचार किया जाता है। उपलब्धि का विचार यहां से किया जाता है तो यहां से चीटिंग का भी विचार किया जाता है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव से मृत्यु और आयु का, खोजबीन का, रिसर्च का और कुछ ऐसे क्षेत्र जो आपको सामने से नहीं दिखते हैं उसका विचार किया जाता है। जन्म कुंडली के नवम भाव से धर्म और पिता के सुख का, अध्यात्म का, रिसर्च का, उच्च शिक्षा का, विदेश गमन का आदि का विचार किया जाता है। जन्म कुंडली के दशम स्थान से व्यक्ति के कैरियर का, व्यक्ति के उत्थान का, व्यक्ति के उत्थान और उसमें समाज की उसकी भूमिका कितनी रही है, वो समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण भूमिका में उपस्थित है व्यक्ति, इसका विचार किया जाता है। जनसत्ता का, जनता का ये भाव है और व्यक्ति के कैरियर में कैसी ऊंचाइयां मिलने वाली हैं इसका विचार किया जाता है। जन्म कुंडली के एकादशवें भाव से व्यक्ति के जीवन में जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूर्ति होंगी कि नहीं इसका विचार किया जाता है। ये इच्छाओं का भाव है। और 12वां भाव मोक्ष का भी होता है, वो खर्च का भाव है, व्यय का भाव है। प्रत्येक भाव में किसी न किसी चीज से विचार किया जाता है। प्रत्येक चीज का, दुनिया में जितने शब्द हैं आप किसी भी शब्द को ढूंढ लो, आपकी डिक्शनरी कम पड़ जाएगी, पर ज्योतिष के लिए वो कहीं ना कहीं से जरूर विचार किया जाता है। तो बात जो है कि आप जिस भी भाव का विचार कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने इस भाव का विचार करना है कि व्यक्ति के जीवन का सुख कैसा है, व्यक्ति के जीवन में माता का लाभ कैसा है, व्यक्ति के जीवन में अचल चल संपत्ति का योग कैसा है। ये अगर चारों चीजें अगर आपको मान लीजिए देखने की आवश्यकता पड़ गई तो आपको इस भाव के कारक को देखना है और साथ ही साथ उस भाव के अधिपति को देखना है। तो इस भाव का अधिपति, जैसे मान लीजिए यहां पे 8 नंबर लिखा है, ध्यान से समझिएगा। जन्म कुंडली में अगर मान लीजिए यहां पे आपकी कुंडली में कोई भी अंक लिखा हो तो उस भाव के अधिपति जहां बैठे हैं और इस भाव से, गौर करिएगा, इस भाव के अधिपति से और इस भाव से चतुर्थस्थ, पंचमस्थ, 8वें, 9वें और 12वें, गौर करने वाली बात है, इस भाव से चौथे, इस भाव से 5वें, इस भाव से 8वें, इस भाव से 9वें और इस भाव से 12वें अगर पापक ग्रह बैठ जाते हैं तो इस भाव की हानि हो जाती है। हां, या ठीक यही बात कि इस भाव का कारक कौन है। जैसे मैंने बताया, लग्न का कारक, लग्न में सूर्य कारक होते हैं, बुध कारक होते हैं, गुरु दिग्बली होते हैं। द्वितीय भाव का कारकत्व गुरु को प्राप्त होता है, चौथे भाव का कारकत्व गुरु को प्राप्त होता है। इसी तरीके से जन्म कुंडली के तीसरे भाव का कारक मंगल और शनि भी होते हैं।
चौथे भाव में गुरु को कारकत्व, पंचम भाव में गुरु को कारकत्व की प्राप्ति होती है। छठे भाव के शनि मंगल कारक होते हैं। सातवें भाव के कारक शुक्र होते हैं, गुरु भी होते हैं। आठवें भाव के कारक शनि होते हैं। नवम भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति। दशम भाव के कारक सूर्य और शनि मंगल भी यहाँ होते हैं। ऐसे दशम भाव में कारकत्व गुरु को भी प्राप्त होता है। एकादशवें भाव में भी गुरु कारक होते हैं। 12वें भाव के कारक जो होते हैं वो शनि होते हैं और वहाँ पे खुश होते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ, शनि वहाँ पे 12वें भाव में खुश भी हो जाते हैं, गुरु शुक्र वहाँ के कारक होते हैं। ये स्थिति, शनि भी वहाँ पे बहुत अच्छे परिणाम दिए गए हैं, पर वो बात हमारी उस पर नहीं है। हमारी चर्चा इस पे हो रही है कि जिस भी भाव का कारक ग्रह, अगर हम जिस भी भाव के बारे में विचार कर रहे हों, अगर चतुर्थ भाव के बारे में विचार किया या मान लीजिए पंचम भाव के बारे में या तीसरे भाव के बारे में आपको विचार करना है, तो तीसरे भाव से या तीसरे भाव के अधिपति या तीसरे भाव का कारक अगर उससे चौथे घर में, उससे पांचवें घर में, उससे आठवें घर में, उससे नवें घर में और उससे 12वें घर में अगर पापक ग्रह बैठे हों, शनि मंगल राहु केतु, तो वो इस भाव को कमजोर करते हैं। और स्थिति फिर तब उलट जाती है जब जन्म कुंडली में उस भाव से चौथे, पांचवें, आठवें, नवें और 12वें अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो उस भाव के फल को वृद्धि दे देते हैं। आपको देखना क्या है, इस भाव का अधिपति कहां बैठा है और उससे चौथा कोई शुभ ग्रह बैठा है तो इस भाव का बल बढ़ जाएगा। इस भाव का कारक कहां बैठा है तो इस भाव का कारक या इस भाव का कारक शनि या मंगल या किसी भी भाव की बात करते हैं, तो जिस भी भाव की बात करते हो सबसे पहले उस भाव के कारक को देख लो और उससे चौथे, पांचवें, आठवें, नवें और 12वें अगर पापक ग्रह बैठा तो आप जिस भाव का विचार कर रहे हो उस भाव का बल बढ़ जाता है। और अगर उस भाव से, उस भाव के कारक से या उस भाव से, उस भाव के कारक से या उस भाव से और उस भाव के कारक से अगर कोई पापक ग्रह या शुभ ग्रह बढ़ जाए तो उसका भाव बढ़े और घटे। बस इतनी सी बात है। समझ में आई बात? एक बार फिर से मैं आपको ये बात आगे के दिनों में किसी कुंडली पे बता दूंगा तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। फिलहाल के लिए मैंने क्या बताया कि जिस भी भाव का विचार कर रहे हो, अगर मान लीजिए सप्तम भाव के बारे में विचार कर रहे हैं, सप्तम भाव के कारक शुक्र होते हैं। सप्तम भाव में गुरु भी कारकत्व की प्राप्ति होती है। सप्तम भाव से गुरु का विचार भी किया जाता है, गुरु को वहां देखा जाता है। अगर वो जातक की कुंडली रही तो शुक्र को देखेंगे, अगर जातिका की कुंडली रही तो गुरु को देखेंगे। स्पष्ट हो रही हैं चीजें? तो अगर सप्तम के कारक की बात कर रहे हैं और सप्तम भाव से केंद्र में अगर शुक्र बैठे हों, गुरु बैठे हों, बुध बैठे हों या चंद्रमा बैठे हों तो इस भाव का बल बढ़ जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर इस भाव का कारक, तो इस भाव का कारक अगर शुक्र है तो शुक्र जहां बैठे हों वहां से चौथे घर में, मान लीजिए इस भाव का विचार कर रहे हैं और शुक्र यहां बैठे हैं तो इस भाव का बल तो पहले बढ़ा कि वो शुक्र हैं तो इस भाव का बल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस भाव से चतुर्थ भाव में एक शुभ ग्रह बैठ गया या पांचवें में बैठ गया या नवें में बैठ गया या 12वें में बैठ गया। तो ऐसी स्थिति में वो बड़ा अच्छा रहा। उसके बाद अगर इस भाव का कारक जहां बैठा है उसके चौथे, पांचवें, आठवें, नवें और 12वें अगर शुभ ग्रह बैठ गए तो भी इसी भाव का बल बढ़ जाता है। तो इसी भाव का बल बढ़ेगा जिस भाव के बारे में आप विचार कर रहे हो। क्लियर है? समझ में आ रही हैं चीजें या मैं ऐसे ही बके जा रहा हूं? बस इतनी सी बात है। अब इसको आप स्पष्ट तरीके से समझ लो। आपको इसके लिए यह याद रखना होगा कि वो भाव कौन सा है और उस भाव का कारक कौन है। भाग्य भाव में सूर्य को भी कारकत्व की प्राप्ति होती है। अगर मैं इस पे चाहूं तो एक कार्यक्रम बना दूंगा, कल परसों में ही एक कार्यक्रम बना देता हूं जिससे आप लोगों को ये बात और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं कल के कार्यक्रम में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।